अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुहिब वतन टीवी में खुश आमदीद। आपका होस्ट बिनियामीन शौकत हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आरिफ भट्ट साहब, जो आज हमारे साथ डिस्कस करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का दौरा सऊदी अरब। हम इनसे जानेंगे कि ये मुख्तसर टाइम में वज़ीर आज़म पाकिस्तान को यके बाद दीगरे दौरे क्यों करने पड़ रहे हैं, और इसकी जो खित्ते में इस वक्त सूरत हाल चल रही है, जो ईरान और अफ़गानिस्तान और अमेरिका तीन ट्राईपार्ट एक एंगुलर बना हुआ है, जिससे मुख्तलिफ इशूज़ जो हैं वो ज़ेर बहस हैं। सऊदी अरब में जो रिफाइनरीज पे अटैक हुए हैं वो, और फिर अमेरिका जो प्रेशर डाल रहा है कि जो सऊदी अरब है वो अमेरिका के साथ मिलके ईरान के ख़िलाफ़ जो है वो तहदीदी कार्रवाई करे। नाज़रीन, ये सारी बात आज हम मोहम्मद आरिफ भट्ट साहब से जानेंगे कि इनफैक्ट रियलिटी है क्या, और ये सब क्या होने जा रहा है, और ये खित्ते में एक नई जो सूरत हाल पैदा हो गई है, जिससे एक नई कशमकश और एक नई जंग का ख़तरा पैदा हो गया। ये सारी बातें हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, सबसे पहले मुझे ये थोड़ा बताएं कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने यके बाद दीगरे दौरा किया है और आज वो मौजूद हैं वहाँ सऊदी अरब में, तो ये आप क्या ज़रूरत क्या पेश आई इसकी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये जो इमरान खान साहब का दौरा है, ये कश्मीर के हवाले से दोबारा एक दोस्त जो ममालिक हैं उनके यहाँ एक और सफारती आगाही के हवाले से, उनका मोटिवेशन के हवाले से है। देखें, एक चीज़ यहाँ पर जो आपने अभी अपने इंट्रो में भी कहा कि खित्ते का आपने नाम लिया, तो थोड़ा सा इसका पस मंज़र है, ज़रा थोड़ा सा मैं आपके आगे रखना चाहता हूँ कि हम देखते हैं कि आज से चंद महीने पहले, कोई ज़्यादा नहीं, चंद महीने पहले हमने ये सुना, हमने देखा भी कि यहाँ पर खित्ते पर अमन की बातें शुरू हुई जब अमेरिकन ने अपनी नाकामी को तस्लीम किया और फिर उन्होंने सरेंडर होकर तालिबान को मज़ाकरात की टेबल पे आने की दावत दी, जिसमें हमने देखा कि पिछले दिनों में जब हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब भी वहाँ पर थे, तो अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके साथ इस बारे में बड़ी तवील कह सकते हैं या बड़ी संजीदा गुफ्तगू हुई इस हवाले से, जिसमें पाकिस्तान ने अपना भरपूर किरदार अदा करने का वादा भी किया, और उसके ऊपर हमने देखा कि तालिबान के मज़ाकरात टेबल पर भी आए। फिर अचानक से एक चीज़, उस अमन के मज़ाकरात को सबूताज़ करने के लिए, इस खित्ते के अमन को तबाह करने के लिए एक शैतानी जुनूनियत को हमने देखा, जब 5 अगस्त को अचानक जो दहशतगर्दी के रूप में एक मोदी सरकार ने उन्होंने जो कश्मीर के ऊपर गासबाना कब्ज़े की कोशिश की, जब 370 ख़त्म किया गया, 35A जो आर्टिकल था उसको रिमूव किया गया किसी सदारती आर्डिनेंस के हवाले से, ये सबसे बड़ी ये साजिश है इस खित्ते के अमन को सबूताज़ करने के हवाले से। यही वो कड़ी है कि आज कश्मीर में मेरे ख्याल को 45 दिन के करीब होने को हो चुके हैं, और उसके अंदर एक कर्फ्यू और एक गैर कानूनी, जिसे हम कह सकते हैं कि जेल खाना, उसे बना दिया गया है और लोगों को मैसूर कर दिया गया है उनकी अपने ही घरों में, उनकी अपनी ही आबादी में। और यही वो वजह है कि यहाँ से वो सिलसिला जो था, चिंगारियाँ बनती कहीं शोला बनने के खदशात की तरफ बढ़ रही हैं, क्योंकि दोनों ममालिक वो एटमी ताकत रखते हैं। अभी ये सिलसिला जारी था, और जो इमरान खान साहब का जो दौरा है वो जो सऊदी अरब के हवाले से वो पहले तयशुदा था। मसलन आप कह सकते हैं कि इज़हार के 27 तारीख को जनरल असम्बली में UNO में उन्होंने एक ख़ताब करना है, और ये उसी की कड़ी के हवाले से उन्होंने इस बात का इंतखाब किया कि अपने तमाम दोस्त, जो करीबी दोस्त ममालिक हैं, उनके साथ कुछ मशावरत की जाए या उनके साथ उनको एतमाद में लिया जाए कश्मीर कॉज के ऊपर। लेकिन उस दौरे से कुछ रोज़ पहले, अब मसलन एक दो रोज़ पहले की बात है कि जब सऊदी अरब की जो हसास तनसीबात हैं उनको निशाना बनाया गया मिसाइलों से और ड्रोन हमलों से। अब ये एक इस खित्ते में उन ख़तरात की शिद्दत को इजाफ़ा देने वाली बात है, उन जलते हुए शोलों को हवा देने वाली बात है कि इन हालात में जहाँ पर पहले दो एटमी ताकतें अपने आमने सामने खड़ी हैं, और वहाँ पर एकदम से एक ऐसा
حملہ جو کہ سعودی جو ان کی تنصیبات ہے جس کو انہوں نے شدید نقصان پہنچایا ہے کہ ان کی جو پٹرولنگ کی جو ترسیل ہے وہ آدھی رہ چکی ہے. اتنا شدت نما وہ دھماکہ تھا، یہ اتنا شدت نما اس کے اوپر وہ جو حملہ تھا جس کو یمن کے حوثیوں نے تسلیم بھی کیا، انہوں نے جشن بھی منایا، لیکن امریکہ کی طرف سے جو الزام لگایا گیا وہ ایران کے اوپر ڈائریکٹ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ جو میزائل یہاں پر آئے تھے یہ ایرانی ساخت کے بنے ہوئے تھے. اچھا، اب کہاں سے آئے، وہ اڑے کہاں سے؟ اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر جو اڈے ہیں عراق میں وہ تو ابھی بھی امریکن کے قبضوں میں ہیں. تو کیسے وہ چلے، کیسے وہ وہاں تک پہنچے، اس کی انہوں نے کوئی تفتیش نہیں کی، کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی، اور یک طرفہ فوری طور پر ادھر حملہ ہوا اور انہوں نے الزام لگا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ چنگاری بھڑکتی ہے تو یہ ابتدا ہوگی تیسری جنگ عظیم کی طرف، اگر ایسا ہو جاتا ہے. کیونکہ جنوبی ایشیا کا امن تو پہلے ہی مودی کے جو دہشت گردانہ عزائم ہیں انہوں نے اس کو داؤ پہ لگا رکھا ہے، اور خلیج میں اگر یہ نفرت کا جو بیج ہے اس کو ہوا ملتی ہے تو پھر اس میں بلاک ہونے کو جو تیسری جنگ عظیم کی ہم بات کرتے ہیں اس میں شاید بلاک بن جائیں. بلاک سے مراد یہ ہے کہ شاید اس میں چائنا، رشیا، ترکی، ایران، شام اور قطر یہ ایک سائڈ پہ ہوگا، اور دوسری سائڈ پہ پاسبلٹی ہے برطانیہ، سعودی عرب اور فرانس، اور مثلا یہ شاید پاکستان کو آپ بلاک میں بیٹھا دیکھتے ہیں. دیکھیں پاکستان کے حوالے سے ہم پاکستان تو خود اس وقت اپنے مسائل میں اس لیے الجھا ہوا ہے کہ اسے اس کی شاہ رگ جو ہے وہ دشمن کے نرغے میں ہے، اور دشمن نے اس شاہ رگ کے اوپر جو وار کیا ہے اس کا وجود جو ہے وہ خطرے میں ہے. خطرے میں ہے اس لیے ہے کہ جب تک وہ اس کے لیے اس کے ان جابرانہ عزائم کو سے نبڑ نہیں لیتا تو اس کے لیے تو سب سے امپورٹنٹ، ہمارے لیے جو سب سے امپورٹنٹ ہے یقیناً یہ خطے کا جو امن ہے، یہ ہمارے اسلامی مالک برادر ہیں. اس میں بڑی حکمت شناسی کے ساتھ، فہم و فراست کے ساتھ ہمارے قابلین کو دیکھنا پڑے گا کہ ایک طرف سعودی عرب ہے، وہ بھی ہمارے دوست ممالک، اسلامی دوست ممالک ہیں. ایران کے ساتھ بھی ہمارے درینہ دوستانہ تعلقات ہیں. تو یہ جو سازش جو اس وقت بیجی جو بوئی جا رہی ہے ان کے محرکات کو دیکھنا پڑے گا. بنیامین صاحب، محرکات کیا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ امریکن بغیر کسی انویسٹیگیشن کے انہوں نے اتنا بڑا الزام ایرانی کمیونٹی کے اوپر لگا، ایرانی اسٹیٹ کے اوپر لگا دیا، انہوں نے ڈینائی کیا، انہوں نے ڈینائی کیا. دیکھیں اگر یہ جنگ ہو جاتی ہے، ایک بات بتاؤں آپ کو، جنگ کے لیے مضبوط اعصاب کی ضرورت ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے. اور ایران اس وقت مضبوط اعصاب میں موجود ہے. وہ کیوں ہے کہ اس نے 40 سال کی پابندیوں کو دیکھا ہے. اس نے 40 سال کی پابندیوں میں اپنے آپ کو جنگ کے ماحول میں رہ کر پروان چڑھایا ہے. اس کا مطلب کہ وہ اس کا عادی ہو چکا ہے. دیکھنا صرف یہ ہے کہ سعودی عرب کے شاید ہو سکتا ہے ان کے بھی قابلین اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوں کہ یہ جو تیسرا ملک جو ان کے قریب ہے وہ ہے اسرائیل. یعنی یقیناً وہ اس میں خطے میں ایک وہ بھی شیطان کی حیثیت ہی رکھتا ہے. وہ بھی یہاں پر اس کی بھی یہ خواہش یہی ہے کہ ان کے اندر ایسا ایک بلاک بنا دیا جائے جہاں سے جنگ کا سلسلہ شروع ہو. اصل میں معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہی ہے بنیامین صاحب، وہ جو سامراجی قوتیں ہیں وہ آج بھی دوسروں کے وسائل پر نظریں جمائے رکھی ہیں، اور یہاں پر کشت و خون کا جو بازار گرم کر کر دوسروں کے وسائل پر قابض ہونا چاہتی ہیں. اور یہی سب سے مثلا جو اس وقت جو جنگ یہ ہے یہ وسائل کی بھی ہے. اچھا، اس میں آپ نے جیسے پوچھا کہ مثلا پاکستان کا اس میں جو امپورٹنس کیا ہوگی، یقیناً پاکستان کی امپورٹنس تو میرے نزدیک بحیثیت ایک مسلم ہونے کے ناطے، یا بحیثیت ایک انسان ہونے کے ناطے، یا بحیثیت پاکستانی ہونے کے ناطے ہم تو یہی چاہیں گے کہ ہمارا کردار بڑا مثبت ہونا چاہیے سعودی عرب میں اور ایران میں. ہم ان میں ایک ایسا پل کا کردار ادا کریں جس میں دونوں فریقین کو بیٹھ کر اپنے معاملات کو کسی نہ کسی طریقے سے سمیٹنے کا. صاحب آپ نے درست فرمایا، پاکستان دو کنٹریز کے درمیان بیچ کا رول پلے کر سکتا ہے، لیکن اب قوت تیسری اندر آ چکی ہے، اور جو
اپیرنٹ چیزیں نظر آ رہی ہیں، ظاہری چیزیں، وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے جس طرح عراق کو ایک سازش کے تحت نشانہ بنایا گیا اور وہاں تہس نہس کر دیا گیا، یہ لگ رہا ہے کہ دوبارہ یہ ایران کو نشانہ بنانے کے لیے اس طرح کے ہیلے بہانے تلاش کر رہے ہیں۔ سر میں ہمارے ناظرین کو تھوڑا یہ بتائیں کہ بھارت اور سعودی عرب بہت کلوز ٹائز ہیں، ان کے بزنس ریلیشن چل رہے ہیں اور دونوں کنٹریز نے ایک دوسرے کے ساتھ بلینز کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ایک دوسرے کنٹریز میں۔ تو اب پاکستان تو خیر اس وقت جو پوزیشن ہے پاکستان میں سے یہی ہے کہ ہم امداد لے رہے ہیں، دے نہیں کسی کو رہے، اور کوئی ایز سچ ماں سوائے ہمارے پاس ایک مضبوط آرمی کے اور کوئی ایسا ادارہ بھی نہیں ہے جس کا امپریشن ہو دوسرے کنٹریز کے اوپر۔ تو اس وقت جو سعودی عرب ہے وہ پاکستان بھارت کو چھوڑ کے پاکستان کے ساتھ کیوں کر کھڑا ہوگا؟ وہ آلریڈی کشمیر ایشو کے اوپر کہہ چکا ہے کہ بھارت اور پاکستان کا مسئلہ ہے، بیچ میں ہمیں انٹروین نہیں کرنا، تو وہ پھر ہم کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سعودی عرب ہمارے ساتھ ہمارے ایشوز کے اوپر کھڑا ہوگا؟ نہیں، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں، سعودی عرب نے ہمیں پچھلے دنوں میں 3 بلین کا قرضہ بھی دیا تھا، پھر اس کی وہ جو پیٹرول کے حوالے سے بھی 3 بلین کا جو اس کا سلسلہ تھا وہ جولائی سے میرا خیال ہے شاید وہ بھی سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ان سے مفادات جو ہیں وہ معاشی حوالے سے وابستہ ہیں اس میں، اور اس میں بھی جو آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ 75 ارب سے بھی ڈالر کی جو زیادہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ سعودی عرب ریفائنری میں انڈیا کے ساتھ اس کی معاہدے بھی ہو چکے ہیں، اور اس کا سلسلہ بھی ان کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ ریلیشن بھی ہیں۔ لیکن ایک بڑی بات ہم نے ہمیشہ آپ کے پروگرام میں، آپ نے بھی اور ہم نے اس بات کو بڑی ایمانداری سے اس بات کو ڈبیٹ میں لے کر آئے ہیں کہ یقیناً ہمارے دوستوں کے ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ ہمدردیاں تو ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کشمیر کی جو جنگ ہے یہ پاکستان کی عوام نے اور پاکستان کی فوج نہیں لڑی ہے، یہ ہماری شارک کا، یہ ہماری سلامتی کا مسئلہ ہے۔ اس میں ہم دوسروں سے یہ توقعات نہیں کر سکتے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے کھل کر ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ دیکھیں، اگر بڑی معذرت کے ساتھ اگر میں یہ کہوں کہ اگر ہم دوسرے ممالک کی تو بات کو چھوڑ دیں، بحیثیت نیشن اگر ہم اپنے پاکستان کی داخلی جو سیاست ہے اگر اس کو ہی تھوڑا سا دیکھ لیں، یا جو داخلی جو امور ہیں اگر ہم تھوڑا سا اس کو ایک لمحے کے لیے ڈسکس کر لیں، دیکھیں کشمیر سے سندھ ہو، بلوچستان ہو، پنجاب ہو، چاہے اپنا پختونخوا ہو، کوئی بھی صوبہ ہو، اس کے ساتھ شارک کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سندھ سے اگر کشمیر سے جو دریا نکلتے ہیں، اگر کسی نہ کسی طریقے سے انڈیا اس کے اوپر قابض ہو کر اس کا رخ موڑ دے تو یہ پوری زمین بنجر ہو جائے گی۔ دوسرے لفظوں میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی بھی یہ فرد نہیں کہہ سکتا، چاہے وہ بلوچی ہے، چاہے وہ پنجابی ہے، چاہے وہ سندھی ہے، چاہے وہ پختونخوا کا رہنے والا ہے، وہ یونانیمس میں سمجھوں گا کہ کشمیر کے حوالے سے تمام افراد جو ہیں وہ لسانیت کو بھول چکے ہیں، اور وہ بحیثیت ایک نیشن یہاں پر متحد ہیں، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ اس کاز کے لیے یہاں پر یکجہتی کے ساتھ دوسروں کو پیغام دیا جائے۔ لیکن میں جو آپ کو بات تمام تمہید کے بعد جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی ہم وہاں پر تو ریاستی دہشت گردی ہوتی ہے، اگر ہم دیکھیں تو کشمیر کے اندر ایک سٹیٹ دہشت گردی کر رہی ہے ان مظلوموں کے خلاف جو اپنے حق کی بات کرتے ہیں، جو اپنی اخلاقی آزادی کی بات کرتے ہیں، جو قانونی آزادی کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں اگر کسی ایسے شخص کو جو اس نے کرپشن کی ہے یا جس کے اوپر کوئی الزامات ہیں، اگر اس کو کسی نہ کسی طریقے سے پاکستانی ادارے اس کو حراست میں لے لے یا اسے پوچھ گچھ کر لے تو یہاں پر سندھو دیش کی آواز آتی ہے، یہاں پر سرائکی دیش کی آواز آتی ہے، یہاں پر وہ لوگ پختون دیش کی بات کرتے ہیں۔ اب مجھے ان سے یہ سوال ہے، ہم ریاست کے ان ذمہ داروں سے بھی یہ ایک سوال ہے کہ چلیں کرپشن کے اوپر ہاتھ ڈھیلا سے ہی قانون نہیں، نہ سے ہی کوئی ہاتھ پڑ گیا، ظاہر قانون کے مطابق کام کرنا ہے۔ ایسے ان افراد کے خلاف جو کھلم کھلا یہاں پر ریاستی سلامتی کے خلاف برعکس اپنے بیانات دیتے ہیں، کیا اسے عوام کے دل مجروح نہیں ہوتے؟ کیا اسے کشمیر کاز کو نقصان نہیں پہنچتا؟ کیا اسے ہماری جو قومی یکجہتی ہے اس کے اندر دراڑ نہیں آتی؟ کیا یہ موقع ہے
वहाँ पर तो रियासती स्टेट कर रहा है। वहाँ पर जो टेररिज्म फैला रहा है वो स्टेट फैला रहा है। यानी कि उसके बरक्स अगर यहाँ पर कुछ ऐसे चंद अफराद जो यहाँ पर अक्सरियत के ऊपर गालिब हैं, जो अक्सरियत के ऊपर गालिब आकर अपनी ये बात सरेआम करते हैं, मीडिया में बैठकर करते हैं, तो रियासी उन अदारों को जो इस पाकिस्तान की सलामती के ज़ामन है, जो पाकिस्तान का आइन है, क्या उसमें उनको सज़ा नहीं मिलती? क्या उनकी पकड़ नहीं है कि इस हवाले से उनका कला कमा किया जाए, उन आवाज़ों को बंद किया जाए जो कौम को तकसीम करें? ये हमारी हमें सबसे पहले दूसरों के पास जाने से पहले अपनी दाखिली पोजीशन को बेहतर करना पड़ेगा। हमारे यहाँ वो जो कौम यूनानिमस इकट्ठी हो रही है, उसके लिए जिनके पेट में मरोड़ यहाँ पर भी आ रहे हैं और बैरूनी कुव्वतों के अंदर भी आ रहे हैं, हमें उनके ऊपर भी निगाह रखनी पड़ेगी। बिनियामीन साहब, आज उन स्टेट के अदारों को जहाँ पर हम समझते हैं कि इस वक्त हम अपनी वजूद और सलामती की बका की जंग लड़ने के लिए इकट्ठे होना चाहते हैं, और इन हालात में उन लोगों का ये बात सरेआम करना, मीडिया के सामने बैठकर करना, क्या इतने कमज़ोर हैं हमारे अदारे? क्या हमारे कानून में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं कि उन लोगों के ऊपर हमारा हाथ या शिकंजा पड़ सके, उनको ये सज़ा मिल सके जो कौम के जज्बात को मजरूह करते हैं, जो कश्मीर काज को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो बैरूनी कुव्वतों के नैरेटिव को मजबूत करना चाहते हैं? देखें, घोड़की में यहाँ पर सिर्फ इमरान खान का वहाँ पर जो अभी 27 सितंबर को जो जनरल असम्बली में खिताब है, उससे पहले घोड़की में अक़लियतों के साथ बिल्कुल प्लानिंग के साथ उनके साथ जो अपना किया जा रहा है, ये भी उनकी ही अज़ाइम को तक़वियत देने के बराबर है। इसके लिए मैं ये ज़रूर अब कहना चाहता हूँ अपने उन तमाम इदारों को जिन्होंने पाकिस्तान के आइन के मुताबिक इसे वफादारी निभाने का हलफ लिया हुआ है, उन तमाम पार्लियामेंटेरियन से जिन्होंने पाकिस्तान के आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसका ओथ ले रखा है कि उन लोगों का मुहासबा किया जाए। वो इतने बड़े नहीं हैं, वो इतनी अक्सरियत में नहीं है। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हमें जो हमारे अंदर जो छुपी काली भेड़ें हैं उनको अब बेनकाब करने का वक्त आ चुका है, उनको मजीद बर्दाश्त हरगिज़ नहीं करेंगे। इस वक्त सऊदी अरब और ईरान के दरमियान शदीद कशीदगी का माहौल पैदा हुआ है और अमेरिका मुकम्मल तौर पर सऊदी अरब के साथ खड़ा और वो पल तोड़ रहा है कि किसी वक्त भी सऊदी अरब एग्री करे और हम ईरान के ऊपर अटैक करें। इस वक्त पाकिस्तान की बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, वो दोनों मुस्लिम कंट्रीज़ हैं और तीसरा जो हमारा इत्तेहादी है अमेरिका, जिससे मिल के हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और वो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी सो कॉल सपोर्ट भी कर रहा है। तो इस वक्त पाकिस्तान की क्या पोजीशन होनी चाहिए, हमें किस ब्लॉक में अब इस वक्त बैठना चाहिए? जो अपेरेंटली नज़र आ रहा है 2 ब्लॉक इसमें बनने ही बनने हैं, तो हमें पाकिस्तान को कहाँ बैठना चाहिए? देखिए जी, सबसे पहली बात यह है कि मैं अभी बिल्कुल आप भी शायद ऐसा ही समझते हैं, ज़ाहिर आपको एक क्वेश्चन है कि अमेरिका ने कोई हमें फाइनेंस नहीं किया, एक पार्टनरशिप थी। जो दूसरे लफ्ज़ों में अब ये कह सकते हैं कि हमने दूसरों की जंग में अपना सब कुछ गंवा लिया और फिर भी हमारी कदर ना हुई। हमने यहाँ पर अपने 80,000 से ज़ायद शहरियों को शहीद करवाया और उससे भी ज़ायद ऐसे ज़ख्मी हैं जो मफलूज हुए, जो अपनी जो ज़िंदगी से बिल्कुल एक बेड पर पड़े हैं, और उससे भी ज़्यादा हमने बिलियंस डॉलर्स का यहाँ पर अपना माली नुकसान भी उठाया। उसके बावजूद भी हमारी उन जो हकीकी कुर्बानियों को सराहा नहीं गया। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये देखें, एक बात मैं आपको बहसियत एक स्टूडेंट होने के हवाले से मेरा अपना एक तज़िया है, कोई इससे इख्तलाफ भी कर सकता है। देखें, हर बंदे की अपनी एक सोच है। मैं जो समझता हूँ कि अमेरिकन मैशियत जो है ना इस वक्त वो भी डामाडोल है। वो अपने अरबों खरबों डॉलर खर्च करके भी वो जो इस वक्त अफ़गानिस्तान में उसको नाकामी का सामना है, उसकी वजह से उसकी जो मैशियत है वो बिल्कुल कंगाल के होने के बराबर है और वो अपनी प्रोडक्ट को बेचना चाहता है। उसकी जो प्रोडक्ट क्या है, सबसे बात देखें, जिसकी जो प्रोडक्ट होगी वो उसकी ही तशहीर के लिए कोशिश करेगा। चाहे अगर किसी की चाय की अपना कंपनी है तो वो उसकी मशहूरी करेगा कि मेरी चाय को ख़रीदा जाए, इसको पिया जाए। किसी की दूध की है तो वो दूध की करेगा। इनके पास सिर्फ और सिर्फ अगर कोई इनकी प्रोडक्ट है ना तो वो है असला। ये किसी ना किसी तरीके से अपनी उस डूबती मैशियत को इन
ओछे हथखंडों से उसको संवारना चाहते हैं। देखिए, पहला सवाल तो ये है कि अमेरिका ने जो बिलियंस डॉलर लेकर वहाँ पर एक सिस्टम इंस्टॉल करवाया था वो एंटी मिसाइल का, उसने काम क्यों नहीं किया? कोई मिसाइल ऐसी चीज़ तो नहीं जो सेकंड में आके गिरेगी। वो निकला होगा, वो हवा में तैर रहा होगा, वो आ रहा होगा, फिर जाके अपना उसने जो निशाना है, जो उसका टारगेट है, वहाँ पर आके गिरा होगा। तो ये एक सवाल है, ज़ाहिर है हम बहसीत एक स्टूडेंट के लिए सवाल करते हैं कि भी आया वो जो अरबों डॉलर का वहाँ पर एंटी मिसाइल सिस्टम लगाया गया था, वो पैसे किधर गए? वो मिसाइल ने क्यों, वो सिस्टम ने काम क्यों नहीं किया? ये सोचना पड़ेगा। वैसे भट्ट साहब, एक बात है कि पाकिस्तान के पास जदीद असलहा भी मौजूद है और विजिलेंस करने वाली चीज़ें भी मौजूद हैं, टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। हम अपने जो एटॉमिक प्रोग्राम है उसका बड़े अच्छे तरीके से दिफा कर रहे हैं, उसकी हिफाजत कर रहे हैं, और इवन दुश्मन को आज तक ये नहीं पता चल सकता वो हम कहाँ क्या कर रहे हैं। तो ये सऊदी अरब हमसे क्यों हेल्प लेता है ये अपनी इस तरह की जो अहम तंसीबात है उनको महफूज बनाने के लिए? इसकी भी एक अपना पस मंज़र है, कभी इंशाल्लाह इसके ऊपर डिबेट करेंगे। मसलन ऐसी जो कुव्वतें हैं, जो साम्राज्य कुव्वतें हैं, जो पपेट होते हैं जो उनके, ऐसी कुव्वतों के, फिर वो उनके आलाकार बन के रह जाते हैं। फिर जब वो उनके हाथ से निकलने की बात करते हैं तो फिर वो निकल नहीं पाते। ये एक चीज़ें हैं, ये एक लंबी डिबेट है। जो आपका ये क्वेश्चन है, इसके ऊपर हम स्पेशल आपसे यही रिक्वेस्ट है कि किसी दिन ये भी डिबेट रखते हैं जिसके ऊपर, इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि हमें याद है कि एक दफ़ा जब अटैक हुआ था खाना काबा के ऊपर, तो उस वक्त भी पाकिस्तानी फौजों ने जाके वो बेशक इसमें कोई शक नहीं कि हमारे जो दिल हैं वो उन मदीना मुनव्वरा की अजीम जो सरजमीन है उसके साथ धड़कते हैं, और हम कश्मीर और या अपनी अजीम हस्तियों की जो सरजमीन है उनको कभी भी किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं कर सकते। लेकिन वही वाली बात है कि इसके लिए यकीनन एक डिबेटफुल, ये एक छोटी सी बात से शायद हम नाज़रीन को ना समझा पाएँ, इसके लिए एक मुकम्मल डिबेट रखेंगे। लेकिन फिल्म का ये बात, मैं फिर आपको उसी तरफ, जो आपका जो पहला सवाल था जी, पाकिस्तान को किस ब्लॉक में बैठना चाहिए? पाकिस्तान को क्या सऊदी ब्लॉक या ईरानी ब्लॉक, हमें किस तरफ जाना? देखिए, मेरे नज़दीक बहसीत, मैंने आपको पहले भी बताया कि एक मुल्क हमारी दाईं आँख है और दूसरा बाईं आँख है। हमें मिलत के हवाले से यहाँ पर यकजहती का सबूत देना पड़ेगा और बड़ा ज़िम्मेदाराना फ़ैसला करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सबसे पहले ये किसकी कारस्तानी है, ये किसकी शरारत है, सबसे पहले तो हमें वहाँ तक पहुँचना चाहिए। और इसके हक़ाइक़ 9/11 की तरह बंद किताबों में नहीं होने चाहिए। इसके हक़ाइक़ इराक़ की तरह, वो जो अपना केमिकल वेपन्स की तरह बंद किताबों में नहीं होने चाहिए। ये खुली डिबेट में आने चाहिए ताकि मिल्लत को इस बात को समझने का मौका मिले। देखिए, ईरान ने डिनाई किया है, और ऐसा मैं नहीं समझता कि ईरान जो है अगर उसने डिनाई किया है तो हमें यकतरफा उसकी तरफ कूद जाना चाहिए। हमें डिमांड करनी चाहिए और दोनों फ्रीकैन के दरमियान हमें सालसी का किरदार अदा करना चाहिए। हाँ, अगर किसी जगह पे हम समझते हैं कि इसका तयन हो जाए कि शरारत कहाँ से हुई है और कहाँ से ये मज़ाइल छोड़े गए हैं, फिर उसके बाद इसका फैसला करना चाहिए। जी, दुरुस्त फरमाया कि पहले इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ज़िम्मेदारान का तयन होना चाहिए, और उसके बाद जो भी ज़िम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। नाज़रीन, बहुत सेंसिटिव इशू है। पाकिस्तान किस तरफ इस वक्त जाएगा, क्योंकि अमेरिका और सऊदी अरब जो है वो एक साइड पे खड़े हैं, और तीसरा जो फ्रीक है वो इस वक्त ईरान है। बहरहाल, जैसे भट्ट साहब ने फरमाया कि हमारे लिए दोनों ही नहायत अजीज़ हैं। हमें ईरान भी अजीज़ है, सऊदी अरब भी अजीज़ है। बहुत सेंसिटिव इशू है ये। हम वापस 9/11 वाली पोजीशन पे आ चुके हैं। हमें इस वक्त फ़ैसला करना है, सेंसिबल तरीके से फ़ैसला करना है, रिस्क मिटिगेशन करनी है चीज़ों की, और हमें वो करना है जो पाकिस्तान के और मिल्लत के फेवर में हो। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। हम नहायत मशकूर हैं आरिफ भट्ट साहब के कि वो तशरीफ़ आए, और नाजरीन, आप हमारे चैनल मुहिब वतन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स हम आपको देते रहेंगे। हर जो नया इशू है उसके ऊपर हम आपको एक जो तबसरा होता है अपना, न्यूट्रल तबसरा, न्यूट्रल एनालिसिस आपको देते हैं। ये था आज का प्रोग्राम। अपने मेज़बान और अपने मेहमान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।